मान लीजिए, अगर आपसे कहा जाए कि आपके पास अपने देश में पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने की ताकत है, लेकिन आप किसी ऐसे इंसान या पार्टी को वोट नहीं कर सकते जो सही में आपको रिप्रेजेंट करता हो, तो हमारे देश की डेमोक्रेसी कितनी रिप्रेजेंटेटिव हुई? रिप्रेजेंटेटिव से मेरा मतलब है, जितने लोग हमारी टोटल पॉपुलेशन में हैं, उनमें क्या हर वर्ग को उनकी संख्या के हिसाब से पार्लियामेंट और सरकार में जगह मिलती है? चलिए कुछ आंकड़े देखते हैं। हमारे देश में सिर्फ 0.01% लोग करोड़पति हैं, लेकिन हमारी पार्लियामेंट में 87% से ज्यादा सांसदों की संपत्ति 1 करोड़ से ऊपर है। देश में महिलाओं की संख्या 48% है, लेकिन पार्लियामेंट में सिर्फ 14%। देश में मुसलमानों की संख्या करीब 15% है, लेकिन पार्लियामेंट में सिर्फ 5%। सेंसस में सेक्सुअलिटी के हिसाब से गिनती नहीं होती, लेकिन कई इंडिपेंडेंट सर्वेज के मुताबिक पूरी पॉपुलेशन में समलैंगिक लोगों की संख्या करीब 2% से 5% होगी। लेकिन हम शायद ही किसी सांसद को जानते हो जो समलैंगिक है। ये आंकड़े इस सच्चाई के बावजूद है कि हमारे देश का हर नागरिक जो 18 साल से ऊपर है, उसके पास बराबर वोट का अधिकार है। और ऐसा हमेशा नहीं था। अंग्रेजों के वक्त वोट का अधिकार सिर्फ अमीर और उच्च वर्ग के लोगों को ही था। ये हालात बदलने के बावजूद भी हमारी डेमोक्रेसी पूरी तरह रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। इसका क्या कारण है? हम अपनी डेमोक्रेटिक सिस्टम की थोड़ी जांच करते हैं। हमारे देश में रिप्रेजेंटेशन कॉन्स्टिट्यूएंसी के द्वारा होती है, जो लोगों के क्षेत्र के हिसाब से तय होती है। और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से सिर्फ एक कैंडिडेट चुना जा सकता है जिसे उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में सबसे ज्यादा वोट मिले। इसे कहते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। इस सिस्टम में मान लीजिए, अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक कैंडिडेट को 35% वोट मिले और बाकी सबको उससे कम वोट मिले, तो जिसको 35% वोट मिले होंगे सिर्फ वही उस क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है। और जिन 65% लोगों ने किसी और को वोट दिया होगा, उनका वोट कोई मायने नहीं रखेगा। इस सिस्टम से यह होता है कि राजनीति एक खेल बन जाती है, जहां जो भी किसी भी तरह से सबसे ज्यादा वोट ला सके वो जीत जाता है, चाहे उसे फिर उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के आधे लोग भी नापसंद करते हों। ये तरीका पुरानी बड़ी पार्टियों को बहुत फायदा करता है, क्योंकि इसमें लोगों को पता है कि अगर वो किसी नई पार्टी को वोट देंगे जिसे ज्यादा लोग नहीं जानते, तो उनका वोट बेकार जाएगा। ये इसलिए क्योंकि किसी भी नई पार्टी के लिए ये साबित करना बहुत मुश्किल होता है कि वो चुनाव में एक मजबूत दावेदार है। तो इस सिस्टम में लोग जरूरी नहीं अपनी पसंदीदा पार्टी को वोट करें, बल्कि बड़ी पार्टियों में से जिनके जीतने के कुछ आसार हैं, उन्हीं में से किसी को वोट करते हैं। ये तरीका हमें जायज लग सकता है, लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि ये कोई वर्ल्ड कप नहीं है जहां सिर्फ सबसे आगे रहने वाली टीम जीते और बाकी सब खाली हाथ जाएं। डेमोक्रेसी में सबसे जरूरी चीज ही रिप्रेजेंटेशन है, तो अगर आधे से ज्यादा लोगों का वोट मायने ही नहीं रखता, तो कुछ तो गड़बड़ है। हमारे देश में 2019 के राष्ट्रीय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 37% वोट मिले थे, लेकिन पार्लियामेंट में 56% सीट्स मिली। जबकि कांग्रेस पार्टी को 19% वोट मिले, लेकिन सीट्स 10% से भी कम। 2014 के राष्ट्रीय चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश में करीब 20% वोट मिले थे। तो उस हिसाब से अगर उन्हें उत्तर प्रदेश की कुल 80 सीटों में से 20% सीट्स मिलती, तो उन्हें 16 सीट मिलती। लेकिन आप जानते हैं कि उन्हें कुल कितनी सीट्स मिली? 0। हालांकि इस सिस्टम का विरोध कोई बड़ी पार्टी इसलिए नहीं करती क्योंकि किसी और मौके पर उन्हें भी इसी तरह जीत मिल सकती है, जबकि नुकसान छोटी पार्टियों का ही होता है। इसलिए अगर इस सिस्टम को बदलना भी पड़े, तो इसके लिए मांग किसी बड़ी पार्टी से नहीं, लोगों से ही आनी होगी। इस पर यह कहा जा सकता है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो पार्लियामेंट में कुछ माइनॉरिटीज के लिए रिजर्वेशंस पहले से ही हैं। लेकिन रिजर्वेशंस रिप्रेजेंटेशन की प्रॉब्लम कुछ हद तक ही सॉल्व करती हैं, क्योंकि अभी जो सिस्टम है उसमें रिजर्व सीट्स में किसको टिकट दी जाए ये पार्टी ही चुनती है, ना कि कोई कम्युनिटी खुद। तो ऐसा भी होता है कि पार्टी सिर्फ ऐसे लोग चुने जो अपनी कम्युनिटी को नहीं, सिर्फ पार्टी को ही रिप्रेजेंट करे। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या फर्स्ट पास द पोस्ट से बेहतर कोई सिस्टम है? इसका जवाब यह है कि ना सिर्फ ऐसा सिस्टम मौजूद है, बल्कि दुनिया के कई देशों में लागू भी है। इस सिस्टम में पार्टियों को देश भर में जितने भी वोट मिले उसी के हिसाब से पार्लियामेंट में सीट्स मिलती हैं। इस सिस्टम का नाम है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसमें जरूरी नहीं है कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले वही कैंडिडेट पार्लियामेंट में जाए। यहाँ आपने किस पार्टी को वोट दिया वो ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि आपका वोट किसी और कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोट के साथ मिलकर भी
आपकी चुनी गई पार्टी को सीट दिला सकता है। तो इस तरह से पूरे देश में चाहे लोग कहीं भी हों, आप उनके साथ मिलके अपनी पसंदीदा पार्टी को सीट दिला सकते हैं। इस सिस्टम में ज़रूरी नहीं कि आप अपनी लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से ही किसी को चुनें। आप अपनी कम्युनिटी के हिसाब से पार्टी चुन सकते हैं। आपको किसी पार्टी की आइडियोलॉजी या पॉलिसीज पसंद है, तो आप उसके हिसाब से चुन सकते हैं। आप अपनी जेंडर या सेक्सुअल आइडेंटिटी के हिसाब से भी पार्टी चुन सकते हैं। इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हमारे पास दूसरे देशों से इसके बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जिनसे हम सीख सकते हैं। ये सिस्टम दुनिया के कई देशों में पहले से ही है, और इस सिस्टम का सबसे अच्छा एग्जाम्पल स्कैंडिनेवियन देश है। इस सिस्टम की कुछ आलोचना भी होती है, लेकिन इसका जितना पॉजिटिव इफेक्ट होता है, उसके हिसाब से ये एक बहुत छोटी कीमत है हमारी डेमोक्रेसी को सही में रिप्रेजेंटेटिव बनाने के लिए। डेमोक्रेसी में हम किस सिस्टम से वोट करते हैं, इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जो ये तय करती हैं कि हमारी डेमोक्रेसी कितनी रिप्रेजेंटेटिव और इफेक्टिव होंगी। तो किसी देश में सिर्फ डेमोक्रेसी का होना ही काफ़ी नहीं है, हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी डेमोक्रेसी की खामियों को कैसे सुधार सकते हैं।